धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम जो कि मुंबई में लोकेटेड है। 590 एकड़ में फैले इस धारावी की पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण इसे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्लम एरिया कहा जाता है। और एक स्लम एरिया होने के बावजूद ये धारावी इंडिया की जीडीपी में साल का $1 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है। और धारावी दुनिया का सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्लम एरिया भी है, जिसका खुद का एक अमेजिंग रॉक बैंड भी है। तो आइए जानते हैं आज धारावी की पूरी हिस्ट्री। धारावी की शुरुआत ईयर 1884 में ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौरान हुई थी, यानी कि वो टाइम जब फिरंगी अपने हिसाब से इंडिया को रीबिल्ड कर रहे थे। एंड अपने शुरुआती दिनों में धारावी का पहला नाम धारावी नहीं बल्कि कोलीवाड़ा था। सो कोलीवाड़ा एक्चुअली में एक कोली कम्युनिटी के लोग थे जो यहाँ पर रहा करते थे, जिनके कारण इस गाँव का नाम पड़ा कोलीवाड़ा। क्योंकि पहले ये एक स्लम नहीं बल्कि एक गाँव हुआ करता था जहाँ पर सिर्फ कोली राजपूत रहा करते थे, जो कि यहाँ के मछुआरे थे एंड यही से मछलियाँ पकड़ कर बेचा करते थे। कोली एक्चुअली में एक गुजराती ओरिजिन कास्ट है जो आज के टाइम में पाकिस्तान एंड नेपाल में भी एग्जिस्ट करती है। कोली राजपूत के टोटल 2 मेन ऑक्यूपेशंस थे, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। एंड जो कोली कम्युनिटी यहाँ पर आकर बसी थी उनका मेन ऑक्यूपेशन था फिशिंग। तो वो इस मड एरिया में आकर रहने लगे एंड यहीं से मछलियां पकड़कर बेचकर अपना गुजारा करने लगे। एंड इस तरह इस कम्युनिटी के काफी सारे लोग यहाँ पे आकर रहने लगे एंड इस जगह का नाम पड़ गया कोलीवाड़ा, जिसे हम आज के धारावी के नाम से जानते हैं। मुंबई में आज भी कई कोलीवाड़ा नाम से नगर स्थापित हैं, एज यू कैन सी इन दिस लिस्ट। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो अपनी काम की तलाश में कई सारे लोग अलग अलग स्टेट से मुंबई में आने लगे एंड यहीं पर आकर रहने लगे, क्योंकि ये एरिया रहने के लिए बहुत ही सस्ता था एंड बाकी मुंबई इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो जितने भी मजदूर लोग थे वो यहीं पर आकर रहने लगे एंड सिर्फ अलग अलग स्टेट से नहीं बल्कि अलग अलग धर्म के लोग भी आज यहाँ पर धारावी में रह रहे हैं। धारावी में हिंदूज की गिनती है 63%, मुस्लिम्स की गिनती है 30%, क्रिश्चियंस की गिनती है 6% एंड बुद्धिज्म यहाँ पर एक माइनॉरिटी है, यानी कि बहुत ही कम बुद्धिज्म लोग यहाँ पर रह रहे हैं। धारावी में ओल्डेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है दी बड़ी मस्जिद, जो कि 1887 में शुरू हुई थी। उसके बाद यहाँ पर 1913 में गणेश मंदिर बना और फिर काफी सारे छोटे छोटे मंदिर, चर्चेस एंड श्राइन्स बनाए गए। और इसी कारण यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसे कि गुजराती, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु और कई सारी और भाषाएं बोली जाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा सस्ता था, तो इसलिए कई सारे मजदूर यहाँ पर आकर रहने लगे और यहीं पर काम करने लगे एंड कई लोगों को यहीं पर रोजगार मिलने लगा। तो उनके रहने के लिए घर और रोजगार एक ही जगह पर मिलने के कारण यहाँ की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। बट धारावी को सबसे बड़ा पुश मिला ईयर 1887 में, जब पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लाइक टैनरीज बॉम्बे से धारावी में शिफ्ट कर दी गई। टैनरीज यानी कि चमड़े की फैक्ट्रीज, और इसी टैनरीज फैक्ट्रीज के पीछे आए वो सभी हिंदूज और मुस्लिम्स जो यहाँ पर काम कर रहे थे और यही से इसके बिजनेस की शुरुआत होती है। और आज धारावी में एस्टिमेटेड 5000 बिजनेस है, 15,000 से ज्यादा सिंगल रूम फैक्ट्रीज हैं और 2 मेजर सबवे रेलवेज इसमें से होकर गुजरती हैं। और यहाँ पर 2 सबसे बड़े बिजनेस हैं, एक है एनिमल स्किन यानी कि लेदर का और दूसरा है रिसाइकलिंग का। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि धारावी जैसी प्लेस ज़ारा एंड अरमानी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेदर सप्लाई करती है। एंड इंडिया में कैटल्स के लेदर के ऊपर बैन होने के कारण यहाँ पर बकरे एंड भेड़ की लेदर को टैन कर बेचा जाता है एंड लेदर को ब्लीच करने के लिए बहुत ही खतरनाक केमिकल्स का यूज करा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर काम करने लोगों की सेहत के ऊपर भी बहुत ज्यादा इसका असर होता है एंड कईयों की तो मौत भी हो जाती है और कईयों को बहुत ज्यादा सीरियस डिजीजेस भी होती है। इसीलिए कहते हैं कि वीगन लेदर यूज करें और एनिमल्स, इंसान एंड इन्वायरमेंट तीनों को बचाएं। एंड खतरनाक लेदर के अलावा यहाँ पर और भी कई सारे बिजनेसेस हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में लेदर गुड्स जिसमें बैग्स, पर्स एंड बेल्ट्स वगैरह होती हैं। टेक्सटाइल्स में एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस, ट्रॉली बैग्स एंड किड्स गारमेंट्स होते हैं। फूड फैक्ट्रीज में खरी बिस्किट्स, पेस्ट्री एंड पापड़ वगैरह होते हैं। एंड पोट्री में क्ले पॉट्स होते हैं। पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं, जो कि पूरे मुंबई में सप्लाई होते हैं। एंड ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला काम है, जो कि शुरू से लोग यहाँ पर कर रहे हैं और आगे उनके बच्चे इस काम को संभाल रहे हैं। और रिसाइकलिंग यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि मुंबई की 60% से भी ज्यादा रिसाइकलिंग यहीं पर आकर होती है, जिसमें प्लास्टिक रिसाइकलिंग होती है, गार्बेज रिसाइकलिंग होती है, हैवी मेटल रिसाइकलिंग होती है एंड और भी कई सारी रिसाइकलिंग यहाँ पर होती है। एंड सिर्फ रिसाइकलिंग वाला बिजनेस ही यहाँ पर 10 से 12,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और लेदर की बात करें तो कम से कम ये 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो कुल मिलाकर टोटल धारावी में ऐसे छोटे छोटे बिजनेस को मिलाकर लगभग 2.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जो धारावी में ही रह रहे हैं।
इसके अलावा यहाँ पर टेलरिंग का काम होता है जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं, कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पर कार्डबोर्ड बनाए जाते हैं, ओपैडम इंडस्ट्री भी यहीं पर है यानी कि पापड़ बनाने वाली इंडस्ट्री। और इन सब बिजनेस को मिलाकर धारावी पूरे इंडिया की जीडीपी में साल का $1 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है। एंड द गुड न्यूज इज कि ये सभी बिजनेस इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंडर आते हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी मतलब कि वो बिजनेसेस जहाँ पर सरकार ना तो कोई टैक्स लेती है एंड ना ही वो इन सभी बिजनेस को मॉनिटर करती है। अब इतने काम यहाँ होने के कारण यहाँ सभी मजदूर हर स्टेट से आकर रहने लगे एंड माइग्रेशन इतनी ज्यादा स्पीड से हुई कि सरकार को इस पूरे एरिया को डेवलप या फिर इवन ठीक से मैनेज करने का भी मौका तक नहीं मिला। जैसे कि सरकार बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि साफ पानी, खुले रोड्स, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स वगैरह भी यहाँ पर नहीं बना पाए और ये जगह देखते ही देखते एक स्लम बन गई। और जब यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो धारावी के लोगों ने मिलकर लोकल पॉलिटिशियंस के साथ हाथ मिलाया एंड जितना हो सके इस एरिया को डेवलप करा अपनी जरूरत के अनुसार। बट जो भी किया, जितना भी किया, वो काफी नहीं था। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो बॉम्बे पूरी स्पीड से ग्रो करने लगा। देखते ही देखते बॉम्बे चारों ओर फैल गया एंड धारावी ठीक बॉम्बे के बीच में पड़ता था एंड उस वक्त धारावी में बहुत ही ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस थी जहाँ पर कोई भी बिल्डिंग्स नहीं थी। सो इन्हीं स्पेसेस का फायदा उठाते हुए सभी मुंबई की कंपनीज ने अपना कंपनी का वेस्ट धारावी में आकर डंप करना शुरू कर दिया एंड इसी कारण जब बहुत सारी कंपनीज ने अपना कंपनी वेस्ट इसमें डंप करा तो ये एक स्लम एरिया बन गया और उसी के बाद से सभी कंपनीज यहाँ पर अपना वेस्ट डंप करने लगी एंड देखते देखते ये पूरा धारावी एक स्लम एरिया में कन्वर्ट हो गया। फिर 1960 में एंट्री होती है सोशल वर्कर श्री M.V. धुरास्वामी जो कि एक सोशल वर्कर एंड एक कांग्रेस लीडर थे। वो धारावी के लिए एक कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म करते हैं ताकि वो धारावी के स्लम लोगों की लाइफ को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करा सके और इसके चलते इन्होंने धारावी में 338 फ्लैट्स एंड 97 शॉप्स भी बनवाई जिसे डॉक्टर बलिगा नगर के नाम से जाना जाता है। और इससे ज्यादा वो कुछ भी कर नहीं पाए क्योंकि उस वक्त पैसे एंड पॉलिटिकल सपोर्ट दोनों की बहुत ज्यादा कमी थी। इसके बाद 1997 में इसे रीडेवलप करने के लिए एक प्लान बनाया गया और इसकी कॉस्ट थी एस्टिमेटेड 5,000 करोड़ इंडियन रुपीज। पर फिर इसको लेकर कुछ भी नहीं किया गया। फिर 2010 में फिर इसे रीडेवलप करने के लिए एस्टिमेट लगाया गया और कॉस्ट निकली 15,000 करोड़ इंडियन रुपीज। लेकिन अगेन इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ और इसके बाद एंट्री होती है मोटाबाई यानी कि गौतम अडानी की, जो कि फाइनली इस धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ले लेते हैं 23,000 करोड़ इंडियन रुपीज में और फाइनली धारावी को रीडेवलप करने का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। पर इस रीडेवलपमेंट प्रोग्राम से खुद धारावी के लोग ही खुश नहीं हैं एंड वो लोग ओपनली इसे एक स्कैम बता रहे हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर सेटलमेंट्स यानी कि फ्लैट्स मिलेंगे जो कि यहाँ पर साल 2000 से पहले रह रहे हैं। स्कैम चल रहा है। हम लोग मतलब कि जो 2000 से पुराने हैं उनको अपात्र किया जा रहा है, जो आज झोपड़ा बना रहे हैं और डुप्लीकेट पेपर लगा के पास करा रहे हैं वो पात्र हो जा रहे हैं। जो रीडेवलपमेंट का कि 2000 से सन 2000 से पहले वाले जो लोग हैं उनको नई जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। ये ऑथेंटिक कौन करेगा कि 2000 से पहले वाले कौन है, बाद वाले कौन है? एंड इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोग नाखुश हैं एंड उनको ये चिंता है कि वो बेरोजगार भी हो जाएंगे एंड बेघर भी हो जाएंगे क्योंकि कई लोगों को यहाँ पर सेटलमेंट नहीं मिलेगी तो वो फिर कहाँ जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ वाइज भी यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर साफ पानी यानी कि पीने वाले पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। ये पीने के पानी की लाइन है। ये पीने का पानी का BMC का नल है। यहाँ के पॉलिटिशियंस ने लोगों को ऐसी जिंदगी जीने पे मजबूर किया है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक को बचा के रखने के लिए। यहाँ तक कि यहाँ पर जितने भी घर हैं वहाँ पर टॉयलेट्स तक नहीं है। उन्हें टॉयलेट करने के लिए बाहर पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। 2006 की UN रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक टॉयलेट को 1440 लोग यूज करते हैं। कैन यू बिलीव दिस? एक दिन में 1440 लोग एक ही टॉयलेट को यूज करते हैं। ऊपर से इस टॉयलेट की ओपन होने की एंड क्लोज होने की भी एक टाइमिंग है। धारावी में डेली 4000 से भी ज्यादा टाइफाइड केसेस दर्ज होते हैं। यहाँ पर लंग कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस एंड अस्थमा जैसी भयानक बीमारियां कॉमन देखी जाती है धारावी के लोगों में क्योंकि यहाँ पर गंदगी बहुत है, लेदर टैनरी के कारण निकले केमिकल्स बहुत ज्यादा है और बाकी कंपनीज भी यहीं पर आकर अपना वेस्ट डंप करती हैं। एंड यहाँ पर बनी महिम क्रीक लोगर रिवर में लोग यूरिनेट करते हैं एंड इस कारण भी बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। एंड पेशाब के अलावा यहाँ पर लोग शौच भी खुले में ही करते हैं जो कि ऐसे ही नदियों के ऊपर तैर रही होती है। That has poop in there, right? Yeah. Okay, the smell's definitely starting to get on me. It's hot as balls out here.
एंड कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग धारावाही में रह रहे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाकी के इंडियन से 7 साल कम है। तो इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन होने के कारण यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बीमारियां फैलती हैं एंड कई लोगों की हर साल मौत सिर्फ कुछ बीमारी के कारण ही हो जाती है। यहाँ पर आग लगना और बाढ़ आना भी एक कॉमन चीज है। यहाँ की गलियां इतनी ज्यादा पतली हैं कि फायर ब्रिगेड एंड एम्बुलेंस तो छोड़ो, 2 इंसान एक साथ एक ही गली को क्रॉस भी नहीं कर सकते। यहाँ की गलियाँ इतनी पतली हैं कि अगर मेडिकल इमरजेंसी में भी एम्बुलेंस की बात तो छोड़ो, अगर व्हील चेयर भी निकलनी हो तो उस चीज़ की भी जगह नहीं है। लिटरली एक इंसान के निकलने की जगह है। ऐसे नहीं निकल पाएंगे, है ना, ऐसे तिरछा चल के जाना होगा यहाँ से। कुछ गलियां तो ऐसी है यहाँ पर पूरा दिन धूप भी नीचे नहीं पहुँच पाती। अब जरा यहाँ देख लीजिए कि कितनी गुंजाइश है, कितना अंधेरा है। असल में इतना ही अंधेरा है यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी में। जरा देखिए उधर, और घर इतने छोटे छोटे होते हैं कि अगर हम जैसे लोग वहां पर चले जाए तो हमारा दम घुटने लगे। लेकिन उन्हीं घरों में जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, वहां पर 6 से 10 लोग रहते हैं और वहां का मिनिमम किराया भी 4 से 5 हजार होता है, जिसमें ना तो कोई टॉयलेट होती है, ना कोई वॉशरूम होता है और ना ही कोई किचन होता है। एक छोटे से ही कमरे में सब कुछ उन्होंने एडजस्ट कर रखा होता है। झुकाव उस तरफ है, मतलब ये कभी भी धंस सकती है। ये जो जगह है, ये नहाना धोना सब इधर ही होता है। यहीं पे कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? हम लोग 8 लोग रहते हैं। 8 लोग इस जगह पे? हाँ। अभी यहाँ कितना भाड़ा देना होता है? यहाँ पे 5,000 है। 5,000 इसका? हाँ। 500 स्क्वायर फीट होगा, 350 स्क्वायर फीट भी हो सकता है। और यहाँ पे है वॉशरूम, साथ ही में किचन और सोने का अरेंजमेंट। आप टोटल कितने मेंबर हो यहाँ पे? 7 जन। 7 जन। एंड कुछ घर तो ऐसे हैं जहाँ पर लोग वहीं पर रहते हैं एंड वहीं पर काम करते हैं, पूरी की पूरी फैमिली। इन छोटे छोटे कमरों में ही लोग रहते भी हैं, खाना पीना रहना सोना सब यही होता है। और उनकी जो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी इन्हीं कमरों में होती है। यहाँ पर किलोमीटर 6 लाख लोग रहते हैं, इसीलिए इसे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्लम एरिया कहा जाता है। पॉपुलेशन में ये नंबर 1 में है, लेकिन एरिया में ये नंबर 3 पर है, क्योंकि एरिया वाइज नंबर 1 मैक्सिको का स्लम एरिया आता है, दूसरे पे आता है पाकिस्तान का और तीसरे पे अपना इंडिया का। धारावी में कई सारी मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे कि धारावी, स्लम डॉग मिलियनियर, दीवार, सलाम बॉम्बे, परिंदा, भूतनाथ रिटर्न्स, आमिर एंड गली बॉय। इसके अलावा धारावी का एक खुद का रॉक बैंड भी है, जिसे वहीं पर रहने वाले बच्चों ने बनाया है और उन्होंने इसे बिना किसी प्रोफेशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करे बनाया है, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के डब्बे, टीन के डब्बे, वुडन स्टिक्स के साथ। और आप भी अगर इसे देखेंगे तो बिलीव नहीं कर पाएंगे ये कितने अच्छे तरीके से इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं। तो अगर आप लोग चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है कि जिन्होंने कुछ करना होता है वो कर गुजरते हैं, ना ही उनके हालात उन्हें रोक पाते हैं और ना ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। धारावी में टूरिज्म भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं और वो भी इंडियंस नहीं, फॉरेन से। धारावी में हर साल 15,000 से भी ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं धारावी को विजिट करने। एंड इन फॉरेनर टूरिस्ट को धारावी का टूर कराने के लिए यहाँ पर धारावी के टूरिस्ट गाइड भी मौजूद हैं, जो कि धारावी से ही बिलोंग करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि धारावी दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्लम है, क्योंकि यहाँ का लिटरेट रेट 69% से भी ज्यादा है। एंड यहाँ पर जितने भी यंगस्टर रहते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बोलना आता है एंड वो पढ़ाई कर रहे हैं आगे अपनी लाइफ को बेटर कराने के लिए। एंड वही लोग यहाँ पर टूरिस्ट गाइड बनते हैं, जो कि फॉरेनर्स को धारावी का पूरा टूर देते हैं एंड उनसे इंग्लिश में बात भी करते हैं। I'm fine. Okay, so oh, you have very good English. Yes, So, I'm ready to English. Are you off to school? Yes. Oh wow. Kind of India. So the retail price for this bag would be around 1200 rupees or something like that. 1200, 1300. एंड रिसेंटली पब्लिश हुई रिपोर्ट से ये पता चलता है कि फॉरेनर्स जो आते हैं वो ताजमहल से ज्यादा धारावी को विजिट करते हैं, और इसके पीछे उनका सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि वो आकर धारावी को शूट करके अपने लोगों को दिखाते हैं कि इंडिया में कैसी कंडीशन है। अब देखो, अगर हम किसी भी कंट्री को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे ऑनलाइन सर्च करेंगे, वहां पर जाने की बजाय अगर किसी को घूमना है तो। सो यही वो फॉरेनर्स करते
हैं वो यहाँ इंडिया आते हैं एंड सीधा धारावी में जाकर अपना व्लॉग शुरू करते हैं एंड धारावी की पूरी कंडीशन दिखाते हैं एंड जो वहाँ के उनकी कंट्री के लोग हैं उन्हें देखकर ये लगता है कि ये शायद सारा इंडिया ऐसे ही रहता है, यहाँ पर सभी कंडीशंस ऐसी हैं एंड वैसे भी इंडिया के प्रति बाकी कंट्रीज की हेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है एंड जैसा कि मैंने इस वीडियो में बात करी है कि इंडिया को लेकर रेसिज्म बहुत ज्यादा है एंड हेट्रेड भी बहुत ज्यादा है एंड इसी चीज को फीड करते हैं ये फॉरेनर टूरिस्ट जो कि यहाँ पर धारावी में आकर व्लॉग बनाते हैं एंड लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं एंड लोगों को देख के ये लगता है कि पूरा इंडिया ऐसे ही है जो कि सड़कों पर रखता है और ऐसी गंदी कंडीशंस में रहता है एंड पूरा इंडिया पुअर है। बेसिकली ये सभी जो फॉरेनर्स हैं वो उन्हीं की जो इंडिया को लेकर नेगेटिव इमेज है उनकी वो जो ईगो है वो उसे फीड करते हैं ऐसे व्लॉग्स बनाकर। और देखो कोई भी बुरी बात नहीं है, अगर धारावी में फॉरेनर्स आ रहे हैं तो उनकी भी कमाई हो रही होगी, इसमें दो राह नहीं है, लेकिन वो जिस मकसद से आते हैं वो यही है। और आप भी सोच के देखो, एक तरफ वो ताजमहल की वीडियो बनाएंगे जिसे लोग देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लोगों ने देख रखा है, वहीं पर ये चीज़ आती है धारावी द बिगेस्ट स्लम ऑफ एशिया, तो लोग इसको डेफिनेटली ओपन करते ही हैं। और अगर आप YouTube के ऊपर भी सर्च करेंगे धारावी फॉरेनर व्लॉग्स तो आपको इतने ज़्यादा व्लॉग्स मिलेंगे और उन सभी के व्यूज़ लाखों इवन इन मिलियंस में हैं। तो अगर आप उनके कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के प्रति बाकी के जो लोग हैं उनकी क्या थिंकिंग है। सो बेसिकली वो जस्ट व्यूज़ के लिए धारावी में आते हैं और वो उन्हें मिल जाते हैं। और अगर आप इस चीज़ को डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैंने अपनी वीडियो वाई इंटायर वर्ल्ड हेट इंडिया में इस चीज़ को एक्सप्लेन करा है, जिसका लिंक अभी करंटली ऊपर फ्लैश हो रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। सो अगर आप इस चीज़ को डिटेल से देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, इसमें आपको कंप्लीटली समझ आएगा कि क्यों इंडिया के खिलाफ इतना रेसिज्म एंड हेट्रेड बढ़ रहा है। और इसके साथ हमारी आज की ये वीडियो, आज का ये पॉडकास्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन लोगों की कंडीशन देख के आपको फील हो रहा होगा कि जो आप लाइफ जी रहे हैं वो इन सभी लोगों का एक सपना है। जिस लाइफ को लेकर आप इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हैं या फिर आप दुखी हैं अपनी इस लाइफ को लेकर, तो जरा इन लोगों की तरफ भी देखिए। जो लाइफ हम लोग करंटली जी रहे हैं वो लाइफ इन सभी लोगों के लिए एक सपना है जो कि शायद कभी भी पूरा नहीं होगा। सो शुक्रिया अदा करो अपने माँ बाप का जिन्होंने आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है, और हो सके तो जब आप तरक्की करें तो ऐसे लोगों की हेल्प करना ताकि इनकी लाइफ भी बेटर हो सके। सो इसके साथ हमारा पॉडकास्ट कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं इंडिया के खिलाफ बढ़ रहा रेसिज्म एंड हेट्रेड को। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।